यह वीडियो जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री के अध्ययन का एक भाग है जिसमें हम अमीनो एसिड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि हम जैव रसायन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के विषय में पढ़ते हैं, साथ ही उपापचय के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको ये भी ज्ञात होगा कि प्रोटीन शरीर की संरचनात्मक दृष्टि से और क्रियात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई हैं। प्रोटीन्स बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम लार्ज मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये प्रोटीन शरीर में बहुत तरह के कार्य संपादित करते हैं, जैसे कि शरीर को और कोशिका को संरचना प्रदान करना, उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करना, डीएनए का रेप्लिकेशन करना और बाहरी संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देना या पदार्थों का परिवहन करना। ये सभी प्रोटीन मूलतः कुछ छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं और ये इकाइयाँ अमीनो एसिड्स हैं। ये अमीनो एसिड्स क्या हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये तो आपने जाना। और ये अमीनो एसिड्स मूलतः दो फंक्शनल ग्रुप्स के से मिलकर बने हुए होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं अमीनो ग्रुप या अमाइनो ग्रुप NH2 और एक एसिडिक ग्रुप। ये एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और मूलतः COOH के रूप में हम इसे दर्शाते हैं। तो यहाँ आप जो इस चित्र में एक अमीनो एसिड के बेसिक फार्मूला में देख रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ये NH2 या अमाइन ग्रुप है। ये तो आप जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हिस्से हैं किसी रसायन के जो उन्हें विशिष्ट रासायनिक क्रिया प्रदान करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि शरीर मूलतः अधिकांश हिस्सा उसका मूलतः 11-12 तत्वों का बना हुआ होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फर, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम। पर यही तत्व अकेले जितनी तरह की विविधताएं शरीर में पाई जाती हैं और जितनी तरह की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी को संपादित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए और अधिक विविधता चाहिए और ये विविधता फंक्शनल ग्रुप्स के कारण शरीर को मिलती है। ये फंक्शनल ग्रुप किसी खास कॉम्बिनेशन में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं और ये किसी भी रसायन को उनकी क्रियात्मकता या विशिष्ट क्रियात्मकता प्रदान करते हैं। जैव रसायन में आप ऐसे अनेक फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोक्सिल, मिथाइल, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल, अमाइनो, फॉस्फेट, सल्फहाइड्रिल, ये कुछ सामान्य फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका हम अध्ययन बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। और ये सामान्यतः डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को उनकी विशिष्ट अभिक्रियाएं प्रदान करते हैं। यहाँ अमीनो एसिड में जैसा हमने कहा कि एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, तो जानते हैं ये अमाइनो ग्रुप क्या है। अमाइनो ग्रुप एक ऐसा समूह है जिसमें कि एक नाइट्रोजन एटम ऐसा होता है जिस पर एक बिना युग्मित इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा पाया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये अमोनिया का एक व्युत्पन्न है, यानी अमोनिया का डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि बेसिक इकाई एक अमोनिया की तरह से यहाँ पर हमें दिख रही है NH3, जिसमें से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया है और ये हाइड्रोजन या तो एल्काइल समूह से प्रतिस्थापित हुआ है या एराइल समूह से प्रतिस्थापित हुआ है। ये अमीनो फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एटम धारण कर सकता है, एल्काइल ग्रुप धारण कर सकता है, एराइल ग्रुप धारण कर सकता है या इनका किसी तरह से संयोग हो सकता है, यानी एक हाइड्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप हो या हाइड्रोजन के साथ एक एराइल ग्रुप हो। ये भी देखने की बात है कि जिन कंपाउंड्स में अमीनो ग्रुप पाया जाता है उन्हें अमाइन कहते हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो अमीनो एसिड में पाया जाता है वो है एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप नाम कैसे पड़ा इसे जान लें। कार्ब समूह जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड से मिलकर आया है, या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से आया है। कार्बोनिल C और O यानी कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड मिलकर जो फंक्शनल ग्रुप बनता है उसे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ जाता है
तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं और इसकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति होती है, माइल्ड अम्ल होता है ये। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि बीच में विभिन्न प्रकार के कार्बोनिल ग्रुप दिए हैं। इनमें से एक जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बोक्सिल ग्रुप का है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक अमीनो एसिड मूलतः एक जेनरिक फार्मूला प्रदर्शित करता है जिसे हम H2N अमीनो ग्रुप का, CH जो मूल चेन का हिस्सा है और COOH जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसे हम कह सकते हैं 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा अमीनो एसिड। इन अमीनो एसिड्स में एक खासियत देखने को मिलती है कि जो अमाइन ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रोटॉन को अपनी ओर खींच लेता है, या हम कह सकते हैं कि ये अमाइन ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप को डीप्रोटोनेट कर देता है। और ये रिएक्शन एक एसिड बेस ग्रुप की रिएक्शन की तरह से है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर, चूँकि एक ही मॉलिक्यूल में एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन है। और अपने इसी गुण के कारण अमीनो एसिड्स ज्विटर आयंस भी कहलाते हैं। ज्विटर एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है हर्मेफ्रोडाइट। इन्हें पहले डाइपोलर आयंस भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें दोनों पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, यानी इसका एक हिस्सा धनात्मक आवेश धारण करता है और दूसरा ऋणात्मक आवेश धारण करता है। ज्विटर आयन उन्हें कहा जाता है जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप मिलते हों, जिनमें से कम एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड हो, लेकिन इनका कुल चार्ज या नेट चार्ज 0 होता है। और इन्हें कभी कभी इनर सॉल्ट्स भी कहा जाता है, और ये अमोनियम और कार्बोक्सिलिक ग्रुप धारण करते हैं, जैसे कि हमारे अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स की कुछ और विशेषताएं हैं कि ये प्रोटॉन्स को दान भी दे सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये या तो अम्ल की तरह से व्यवहार करते हैं या एक क्षार की तरह से व्यवहार करते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हम एम्फोलाइट्स कहते हैं, और जिनमें इस तरह की क्षमता पाई जाती हो कि वो एसिड और बेस यानी क्षार और अम्ल दोनों की तरह से व्यवहार कर सकते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं। इस गुण को हम, इस एबिलिटी या क्षमता को एम्फोटेरिक एबिलिटी कहते हैं। खास बात यह है कि एक पीएच पर, अम्लीय पीएच पर ये एक तरह से व्यवहार करते हैं और क्षारीय पीएच पर ये एक तरह से व्यवहार करते हैं, और न्यूट्रल या उदासीन पीएच पर ये एक तरह से व्यवहार करते हैं। इस कारण से अमीनो एसिड्स को और इनसे बनने वाले प्रोटीन्स को एक विशिष्ट गुण मिलता है, जिनके विषय में आप आगे अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं, इनका एक हिस्सा हम अमाइनो ग्रुप से बना हुआ पाते हैं, दूसरा हिस्सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बना हुआ है। यहाँ पर हम एक कार्बन देख रहे हैं जिसके साथ उसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से और एक अन्य किसी ग्रुप से जो कि वेरिएबल हो सकता है उससे सेटिस्फाइड हैं। और ये R किसी तरह का एल्काइल कंपाउंड हो सकता है या एरोमेटिक या चेन वाला कंपाउंड हो सकता है, और इसी आधार पर अमीनो एसिड्स के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। अब ये जान लें कि जीवों में कितने तरह के अमीनो एसिड्स मिलते हैं या दुनिया में कितने तरह के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि करीबन 500 तरह के अमीनो एसिड्स प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन हम ये पाते हैं कि अधिकांश जीवों में जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं वो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि सभी प्रोटीनों में ये सारे 20 अमीनो एसिड्स पाए जाएं, ये भी आवश्यक नहीं है, लेकिन अधिकांश प्रोटीन्स में इन 20 में से अधिकतम प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अभी हमने एक शब्द का प्रयोग किया, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ये हम जान लें कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्या होते हैं। हम पाते हैं कि प्रोटीन्स में, जो जीवों में मिलने वाले प्रोटीन्स हैं, उनके अंदर जितने भी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं उनकी संख्या 22 पाई गई है, और इन्हें हम प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स कहते हैं।
यानी ये प्रोटीन को उत्पन्न करते हैं या प्रोटीन का जनरेशन करते हैं या प्रोटीन को बिल्ड करते हैं। इनमें से अधिकांश एल स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जिनको हम लेफ्ट हैंडेड आइसोमर्स भी कह सकते हैं। कुछ एक डी अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, जो ख़ास तौर से बैक्टीरिया के एनवेलप में न्यूरोमॉड्यूलेटर्स के रूप में और कुछ एंटीबायोटिक्स में पाए जाते हैं। जो टीनोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, इनमें से सिर्फ 20 को ही जेनेटिक कोड के द्वारा कोड किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन 22 प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स में से सिर्फ उन्हीं 20 को स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहा जाता है, जिनको कि जेनेटिक कोड से कोड किया जाता हो। इसका आशय ये भी हुआ, ये जो 2 अन्य अमीनो एसिड्स हैं जिनको कि हम प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स में शामिल कर रहे हैं, उनको सीधे जेनेटिक कोड द्वारा कोड नहीं किया जाता है, बल्कि बाद में उन्हें किसी और विधि से लगाया जाता है। ये 2 अमीनो एसिड्स के नाम जान लेते हैं। तो इनके नाम है सेलिनोसिस्टीन, जो कि सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन सीधे डीएनए से कोड नहीं होता है, और पायरोलाइसिन, जो कि तरह के बैक्टीरिया और आर्किया में पाए जाते हैं। इनको हम सामान्यतः बहुत अधिक गहराई से नहीं पढ़ेंगे। ये जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, इनकी संरचना के बारे में हम एक अलग वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ हम सिर्फ इनके नाम जान रहे हैं या नामों से परिचित हो रहे हैं। ये नाम है एलेनाइन, आर्जिनाइन, एस्पेरेजाइन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनाइन, फिनाइल एलेनाइन, प्रोलेन, सेरीन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और वैलिन। इन सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूला या लीनियर फार्मूला यहाँ दिए गए हैं, लेकिन हम इससे भी आगे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे इनका वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है। क्या सभी अमीनो एसिड एक ही प्रकृति के होते हैं या भिन्न भिन्न प्रकृतियों के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। यहाँ इन्हें वर्गीकृत करने का एक तरीका दिया है, लेकिन और अन्य प्रकारों से भी इसका वर्गीकरण होता है, जिसके विषय में हम अन्य वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 20 कॉमन अमीनो एसिड्स या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, इन्हें या तो हम इनके पूरे नाम से जानते हैं, या फिर हम इन्हें 3 लेटर के कोड से अंकित करते हैं, और या सिंगल लेटर का कोड देते हैं। जब आप जैव रसायन या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इनका अध्ययन करेंगे, तो बार बार आपको इनकी आवश्यकता होगी इन्हें समझने की, या तो 3 लेटर कोड की या अमीनो एसिड्स के सिंगल लेटर कोड की। तो एक वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये कोड्स क्या हैं और ये कोड कैसे दिए गए। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये आपको सिंगल लेटर और 3 लेटर कोड विभिन्न स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के दिए गए हैं। इन्हें धीरे धीरे आप याद कर लें तो आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ एक तालिका में इन 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूलर वेट या रेजिड्यू वेट और मॉलिक्यूलर फार्मूला या रेजिड्यू फार्मूला दिए गए हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, रेजिड्यू क्या होता है, रेजिड्यूअल वेट से क्या आशय है, ये भी हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो इस तरह से इन अगले वीडियोज़ में हम अमीनो एसिड्स की विस्तृत संरचना, उनके प्रकार, उनके मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करने की विधि, पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड्स को नाम किस तरह से दिए गए और सिंगल लेटर कोड किस तरह से दिए गए, इन सभी विषयों में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।